Good morning, students. You are most welcome in our educational YouTube channel. स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती परिपथों के बारे में और तीन जो परिपथ है वो हमने पढ़ लिए थे। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ हमने पढ़ लिया था, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ हमने पढ़ लिया था और शुद्ध धारितीय परिपथ हमने पढ़ लिया था। शुद्ध नाम लगा हुआ था क्योंकि उसमें केवल एक अवयव उसके अंदर जुड़े हुए थे, इसलिए वो परिपथ जो थे वो सर्किट के क्या थे, वो शुद्ध थे। अब हम देखो दो परिपथ लेके चलते हैं। अगला जो अपना चौथा जो परिपथ है वो क्या है, आर एल परिपथ। आर एल परिपथ के बारे में अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो देखो आर एल परिपथ में क्या क्या जुड़ा होगा, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता का स्रोत है उसके साथ क्या जुड़ा होगा, आर और एल, यानी प्रतिरोध भी जुड़ा होगा और उस प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा होगा, प्रेरकत्व या प्रेरण कुंडली जुड़ी होगी। ठीक है, तो आर और एल यदि दोनों किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ में जुड़े हुए हैं तो उस परिपथ को हम कौन सा परिपथ बोलते हैं, आर एल परिपथ हम बोलते हैं। ओके, अब देखिए इसके अंदर आर एल आपको सामने जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये ध्यान रखना, देखो ये जो है और ये जो है दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी वो धारा समान प्रवाहित होगी। आप सभी को मालूम है सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है, श्रेणीक्रम संयोजन जो होता है, उसके अंदर धारा बहती है वो क्या बहती है, समान। यानी आर के अंदर से जो धारा प्रवाहित होगी वही किसके अंदर से प्रवाहित होगी, एल में से प्रवाहित होगी। तो आर एल और एल दोनों में धारा क्या होगी, समान, लेकिन दोनों का विभवांतर क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, तो देखिए अगर हम V की बात करते तो V इक्वल टू क्या मिल जाएगा, V इक्वल टू है VO या V0 साइन ओमेगा टी। इसको मैं लिख देता हूं समीकरण 1। धारा कुछ ना कुछ आगे पीछे आपको मिलने वाली है, क्यों, क्योंकि दो के अंदर प्रवाहित हो रही है तो धारा कुछ आगे पीछे आपको मिलने वाली है। जैसे मैं मान लेता हूं I इक्वल टू क्या है, I0 साइन ओमेगा टी, और किसी भी कलाकोण से मान लो, थीटा कलाकोण से आगे चल रही है या पीछे चल रही है, जो भी है वो आप मान लो। ठीक है, अब देखिए आर लिख देते हैं, क्योंकि आर में V व I में कलांतर, यानी प्रतिरोध में धारा और वोल्टता में कलांतर शून्य होता है। इसमें धारा और वोल्टता क्या चलते हैं, एक साथ, शून्य होता है। अतः इस आर के अंदर V और I हैं, वो दोनों क्या चलेंगे, एक साथ चलेंगे। एक साथ चलेंगे तो हम देखो, यानी अगर वोल्टेज है आर के अंदर वो ये है VR है, तो करंट है वो क्या इसी डायरेक्शन में आपको मिलेगा IR। पीछे हम पढ़ चुके हैं शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, यानी जो आर जुड़ा है उसके अंदर वोल्टता और धारा में आपको कोई कलांतर नहीं मिलेगा। ठीक है, जबकि इसमें किसमें, प्रेरकत्व में, जबकि प्रेरकत्व में वोल्टता व धारा में पाई बाई टू का कलांतर होता है। यानी प्रेरकत्व यानी प्रेरण कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो वोल्टता और धारा में कितना कलांतर होता है, पाई बाई टू का कलांतर होता है। और ये भी हमने देखा था कि धारा और वोल्टता दोनों एक दूसरे से किस फेज डिफरेंस पे चलते हैं, पाई बाई टू फेज डिफरेंस पे चलते हैं। यानी हम ये लिख सकते हैं कि ग्राफ अगर इसका हम शो करें, ये मान लो धारा है, प्रेरकत्व में धारा हालांकि समान ही रहेगी, चलो I लिख देता हूं मैं इसको I, और इससे आगे आपको क्या मिलेगा, V मिलेगा। ठीक है, VL, यानी प्रेरकत्व की वोल्टता और प्रेरकत्व की धारा के अंदर जो आपको कलांतर मिलेगा वो कितना मिलेगा, पाई बाई टू का कलांतर मिलेगा। और धारा है वो पाई बाई टू कलाकोण क्या रहती है, पीछे। या हम ये बोल सकते हैं कि प्रेरकत्व में जो वोल्टता होती है वो धारा से कितने कलाकोण से आगे रहती है, पाई बाई टू कलाकोण से आगे रहती है। धारा से आगे क्या चलती है, वोल्टता चलती है। या हम ये कह सकते हैं कि वोल्टता से पीछे क्या चलती है, धारा चलती है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम एक साथ शो करें तो देखो IR और IL भी अगर इसको बोलो तो देखो धारा तो क्या रहती है, एक समान रहती है। श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है, समान रहती है। इन दोनों का अगर हम कंबाइंडली एक ग्राफ शो करना चाहें तो देखो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ये मान लो क्या है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर है और ये किसके सिरों पर विभवांतर है, प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर है। दोनों के अंदर कितना डिफरेंस आपको मिला, पाई बाई टू का। कैसे मिला, देखो ये VR है, VR को आप क्या लिख सकते हो, IR। IR और I एक ही तो चीज है,
भाई इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इसके अंदर प्रवाहित हो रही है। इसको अगर आप IL लिखते हो, चलो मैं लिख देता हूं, तो IL और IR तो दोनों एक ही चीज है। तो इसके ऊपर आप VR की जगह IR लिख सकते हो, IR लिख सकते हो तो IL भी लिख सकते हो। ये तो इसी प्रकार से लिखा मैंने। यानी दोनों के अंदर जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, π/2 का फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ हम शो करें, इसका अगर हम ग्राफ शो करें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखो, क्योंकि इसके अंदर हमें इसके प्रतिबाधा निकालनी पड़ती है। ये अगर हम क्या मान के चलते हैं, VR मान के चलते हैं, ये हम क्या मान के चलते हैं, VL मान के चलते हैं, तो ये आपको क्या मिलेगी, किसी भी एंगल पे आपको क्या मिलेगी, परिणामी या अधिकतम वोल्टता आपको मिलेगी VLR। VLR यानी इस LR परिपथ की या RL परिपथ की क्या मिलेगी, परिणामी वोल्टता आपको मिलेगी। ठीक है, परिणामी वोल्टता। और इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो भी मैं बता सकता हूं। देखिए, यहां से अगर मैं यहां से लंब डाल देता हूं, इधर यहां से मैं लंब डाल देता हूं, ये पॉइंट मान लेता हूं A, ये मान लेता हूं P, ये मान लेता हूं B। तो त्रिभुज OAP के अंदर अगर आप सदिश निरूपण इसका आप करना चाहो तो इसका सदिश निरूपण आप कर सकते हो। और सदिश निरूपण से आपको क्या मिल सकता है, देखो यहां बता देता हूं मैं। बस इस परिपथ के अंदर और कुछ नहीं है, ऐसे परिपथ के अंदर आप बस आरेख बनाते जाओ, आरेख को वो सोल्व करते जाओ। आरेख को आप जो जो सोल्व करते जाओगे आपको अलग अलग वैल्यू है वो मिलती जाएगी। जैसे यहां से आपको VLR की वैल्यू मिल सकती है, तो सदिश संयोजन से आप क्या लिख सकते हो, सदिश संयोजन से, सदिश संयोजन से क्या लिख सकते हो, सदिश संयोजन से आप देखो, सदिश संयोजन से देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। OA किसकी वैल्यू बता रहा है, VR की वैल्यू बता रहा है, AP किसकी वैल्यू बता रहा है, VL की वैल्यू बता रहा है, ये परिणामी बता रहा है। तो क्या लिख सकते हो, VLR, या चलो इसको मैं लिख देता हूं, शिखर मान इसका ले लेता हूं, OLR, ये शिखर मान है इसके, OL। ठीक है, तो क्या देगा, देखो VOLR इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, सदिश VOR सदिश प्लस VOL सदिश। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसकी जगह लिख सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, समकोण त्रिभुज है ये, अगर इसके ऊपर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो आपको इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से। अगर इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी VOLR की स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, VOR की स्क्वायर और VOL की स्क्वायर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, VOLR इक्वल टू रूट में क्या जाएगा, VOR की स्क्वायर प्लस VOL की स्क्वायर। ठीक है, जिसकी भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी इस VOLR की जगह आप ये पुट कर सकते हो इसकी जगह। ठीक है, अब देखिए हम सारे के सारे जानते हैं कि यदि प्रतिरोध होता है तो उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। अगर प्रेरण कुंडली का कुछ प्रतिरोध है, प्रेरण कुंडली का अगर प्रतिरोध आपको है तो उसको हम प्रेरणिक प्रतिघात बोलते हैं। ठीक है, अगर प्रेरणिक प्रतिघात और प्रतिरोध यानी प्रतिरोध के साथ में कोई अवयव जुड़ा है या कोई भी दो या दो से अधिक अवयव उसके अंदर जुड़े हैं तो उस परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होता है, ध्यान से सुनना, उस परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होता है वो कहलाती है प्रतिबाधा। रिपीट कर रहा हूं मैं, जैसे हम प्रतिरोध की बात करते हैं, किसी चालक की जो बाधा होती है वो क्या कहलाती है, प्रतिरोध। प्रेरण कुंडली अगर धारा में रुकावट डालेगी तो इसको हम बोलेंगे प्रेरणिक प्रतिघात। संधारित्र धारा में रुकावट डालेगा तो क्या बोलेंगे, धारितीय प्रतिघात। अगर प्रतिरोध, प्रेरण कुंडली या संधारित्र या तीनों किसी परिपथ के अंदर दो या दो से अधिक एक साथ जुड़े हैं तो उस कंडीशन में जो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा वो क्या कहलाएगी, उसकी प्रतिबाधा कहलाएगी। और प्रतिबाधा को हम किससे लिख देते हैं, जड़ से लिख देते हैं। तो ये देखो पूरे के पूरे परिपथ की प्रतिबाधा है, तो इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो VOLR V इक्वल टू IR होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I देखो पूरे परिपथ के अंदर सेम रहनी है तो मैं इसको I लिख देता हूं, I, और पूरे परिपथ की प्रतिबाधा को क्या लिख देता हूं मैं, Z, प्रतिरोध को। रूट में क्या जाएगा, VOR यानी R प्रतिरोध, प्रतिरोध में धारा कितनी है I, प्रतिरोध कितना है R। VOL का मतलब प्रेरण कुंडली में धारा कितनी है वही रहेगी श्रेणी क्रम में I। इसका प्रतिरोध हम क्या लिखते थे भाई, XL, तो इसकी स्क्वायर। ठीक है, यह आ जाएगा IZ इक्वल टू, इधर देखो I स्क्वायर कॉमन है, रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, I रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। I से क्या कैंसिल हो जाएगा, I। सो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्स एल की स्क्वायर, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल की स्क्वायर। ये क्या है, एल आर परिपथ का कुल प्रतिरोध, जिसको हम प्रतिबाधा बोलते हैं। अब आप इसके अंदर ग्राफ बना सकते हो आराम से, देखो कैसे ग्राफ बनेगा। देखो ये मान लो क्या है, आर की अक्ष है, प्रतिरोध की अक्ष है, और ये प्रेरणिक प्रतिघात की अक्ष है। तो इसमें आपको परिणामी प्रतिरोध क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। और जेड इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल की स्क्वायर। जिस भी एंगल पे है, ये थीटा एंगल पे है तो थीटा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। प्रतिबाधा आपने निकाल दी, ठीक है। आप कहोगे सर हम इसका एक फेजर आरेख बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल फेजर आरेख भी इंपॉर्टेंट ही फेजर आरेख है। फेजर आरेख और देखो इसका, आप बस डायग्राम को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लीजिए। बाकी कितने भी आरेख आप इसके आप खींच सकते हो, प्रतिबाधा में खींच सकते हो, वोल्टता में खींच सकते हो। अब देखिए हम इसके प्रतिघात के अंदर भी ग्राफ खींचते हैं। जैसे देखो ये है, मान लो ये क्या है, एक्स अक्ष है, और ये क्या है, वाई अक्ष है, ठीक है। इससे देखो ओमेगा टी कोण पे आपको क्या मिलेगी, ओमेगा टी कोण पे आपको क्या मिलेगा, वी मिलेगा, ओ आर, वी ओ आर, यानी इससे क्या मिलेगा आपको, आगे क्या मिलेगा, पाई बाई टू, आगे क्या मिलेगा, वी ओ एल मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ, ठीक है। वी ओ आर से थीटा कोण पे आगे आपको क्या मिलेगा, परिणामी वोल्टेज मिलेगा, वी ओ एल आर, मिलना ही है, ठीक है। तो ये फेज डिफरेंस तो क्या हो गया, पूरा का पूरा वी ओ आर और वी ओ एल में पाई बाई टू का ये ग्राफ उठा के मैंने ऐसा कैसे यहाँ रख दिया, चाहिए मान लो ये उठा के यहाँ रख दिया। इनके बीच में आपको परिणामी वोल्टेज मिलने वाला है, इनके बीच में मैंने आपको क्या शो कर दिया, परिणामी वोल्टेज, ये एक्स अक्ष ले ली और ये वाई अक्ष ले ली। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फेजर आरेख हो जाएगा। एल आर परिपथ का कौन सा आरेख हो जाएगा, ये फेजर आरेख हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट ये हमारा था एल आर परिपथ। एल आर परिपथ के अंदर किसी प्रकार की तो अगर कोई समस्या आपको नजर आ रही है, पूरा का पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे है, इधर तो बेसिक कॉन्सेप्ट था बस। इसमें अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो फटाफट कमेंट कीजिए, मैं 1 मिनट तक आपकी कमेंट्स है वो देख रहा हूं। चलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको एक सर्किट है वो और बता देता हूं साथ ही, उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट की ओर चलेंगे। और हमारा अब जो सर्किट आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, आरसी सर्किट। आरसी परिपथ हम बनाएंगे। देखो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान में रखो। हमें करना क्या है, संधारित्र में धारा आगे चलती है या वोल्टता आगे चलती है, प्रेरण कुंडली में धारा आगे चलती है या वोल्टता आगे चलती है, ये तो आपको छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब हमारा है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में देखो आर तो होगा ही होगा, इसके साथ में अगर हम सी और जोड़ देते हैं किसी प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ, तो ये कौन सा परिपथ हो जाएगा, आरसी परिपथ हो जाएगा। यानी वह परिपथ जिसमें प्रतिरोध और संधारित्र प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हो, तो वो क्या कहलाएगा, आरसी परिपथ कहलाएगा। ये हमारा स्रोत है, ठीक है। अब देखो वो का वो कॉन्सेप्ट इसमें आपको लागू करना है, ज्यादा डिटेल्स में आपको नहीं बताने वाला इसमें। धारा देखो श्रेणी क्रम में धारा क्या रहनी है, समान, लेकिन इनके सिरों पर वोल्टेज क्या रहना है, अलग अलग रहना है, ठीक है। तो धारा आई आर जो होगी वो ही क्या होगी, आईसी होगी, वो ही क्या होगी, आई। यानी पूरे परिपथ की जो धारा है वो संधारित्र से भी होके जाएगी, वो प्रतिरोध में से होके जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया। अब हम जानते हैं चूंकि आर में वी व आई का कलांतर क्या होता है, आर में वी और आई में कलांतर शून्य होता है, कोई कलांतर नहीं होता, शून्य होता है। अतः आप इस प्रकार से बना सकते हो ना, अगर ये वी आर है तो यही क्या हो जाएगा, आई आर, ठीक है। परंतु ये तो हम जानते हैं, परंतु सी में यानी संधारित्र में वी व आई में पाई बाई टू का कलांतर होता है क्या, पाई बाई टू का कलांतर होता है। आर में तो कोई कलांतर नहीं होता है, धारा और वोल्टता दोनों एक साथ चलती हैं, लेकिन संधारित्र में धारा और वोल्टता में कितना कलांतर होता है, पाई बाई टू का कलांतर होता है। और मैं ये भी बता देता हूं
इसके अंदर धारा है वो आगे चलती है, वोल्टता है वो पीछे चलती है। तो देखिए इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। नहीं, ये अगर क्या है आईसी संधारित्र की धारा है तो वोल्टता इससे क्या चलेगी, π/2 कला कोण से पीछे चलेगी। π/2 कला कोण क्या चलेगी, पीछे चलेगी। या हम ये कह सकते हैं धारा है वो वोल्टता से क्या चलेगी, आगे चलेगी। धारा वोल्टता से क्या चलेगी, आगे चलेगी π/2 कला कोण से, ठीक है। अब देखो ये आईसी है और ये IR है, दोनों चीज तो एक ही है, यानी इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। ये अगर हम VR ले लें, यानी इसकी जगह VR लिख सकते हैं, क्योंकि IC की जगह क्या लिख सकते हो, IR की जगह क्या लिख सकते हो, VR। तो ये इधर क्या आ जाएगा, VC। कितना फेज डिफरेंस आ गया, π/2 का। यानी संधारित्र की जो वोल्टता है वो प्रतिरोध की वोल्टता से π/2 कला कोण क्या रहेगी, पीछे रहेगी। यानी प्रतिरोध की वोल्टता आगे चलेगी, संधारित्र की उसके पीछे चलेगी। ओके, ये हो गया। इसको देखो हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। देखो वो का वो है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, बस आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है। इनके बीच में आपको इसकी परिणामी वोल्टता मिल जाएगी, ये VOR ले लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इसकी परिणामी वोल्टता, और मिलेगी क्या, चलो इसका सदिश रूप भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इधर तो क्या आ जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा VOR, और ये क्या हो जाएगा VOC। इसकी जगह अगर आप सदिश रूप इसका लिखना चाहो, चलो मैं आगे लिख देता हूं इसका सदिश रूप। इसका सदिश रूप अगर आप लिखना चाहो तो VOCR या RC सदिश इक्वल टू क्या मिलेगा, VOR सदिश प्लस VOC सदिश, लिख सकते हो ऐसे सदिश संयोजन से। अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूं, तो क्या मिलेगा, VORC इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट VOR स्क्वायर प्लस VOC की स्क्वायर। अगर इसी से हम प्रतिबाधा निकालना चाहें, Z निकालना चाहें, तो देखो Z क्या होगी, इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध होगा। इस परिपथ के अंदर क्या होगा, प्रतिरोध होगा और धारितीय प्रतिघात होगा। संधारित्र के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, धारितीय प्रतिघात अक्ष C। इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो हमें ये मिलेगी, देखो R स्क्वायर प्लस अक्ष C की स्क्वायर। इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो, Z इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C, क्योंकि अक्ष C की वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा C, और अक्ष L की क्या होती है, ओमेगा L। चलिए यहाँ पे लिख के देता हूं मैं, चूंकि अक्ष L तो होता है ओमेगा L और अक्ष C होता है 1/ओमेगा C, ये याद रखना, ठीक है, याद रखना है चीज। ये तो क्या हो जाएगा अपना, इसका प्रतिघात हो जाएगा। इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। कैसे बनेगा, देखो इसका नेगेटिव साइड में बनेगा। अगर इधर मैं किसकी अक्ष ले लेता हूं, प्रतिरोध की, और इधर मैं किसकी अक्ष ले लेता हूं, धारितीय प्रतिघात की, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा, Z, और Z की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, रूट R स्क्वायर प्लस अक्ष C की स्क्वायर। जो भी एंगल आप लेते हो, थीटा लेते हो, जो भी लेते हो, ठीक है। इसका अगर आप फेजर आरेख बनाना चाहो तो फेजर आरेख भी बना देता हूं मैं। चलिए यहां बना देता हूं फेजर आरेख, देखिए इधर बना देता हूं मैं, यहां पे तो ये अपने आज 5 सर्किट वो पूरे हो जाएंगे। देखिए ये तो मैं ले लेता हूं अक्ष, ये मैंने ले ली Y अक्ष, ठीक है। इसे ओमेगा टी कोण पे क्या है, सॉरी ओमेगा टी, ये ले लेता हूं। इससे ओमेगा टी कोण पे तो क्या है आपकी VOR, ठीक है। थीटा कोण पे आपको क्या मिलेगी, इसकी परिणामी वोल्टता VOCR, ठीक है। अब देखो ये VOR है, इससे पीछे आपको क्या मिलना है, VC मिलना है, π/2। देखो VOR से π/2 कला कोण के पीछे आपको VOC मिलना है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फेजर आरेख हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से ओमेगा टी माइनस थीटा, यानी धारा जो है वो ओमेगा टी माइनस थीटा कोण पे आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये हो गया इसका फेजर आरेख, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने इस प्रकार से कुल मिलाकर कितने परिपथ पढ़ लिए, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ पढ़ लिया, शुद्ध धारितीय परिपथ पढ़ लिया, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ पढ़ लिया, LR परिपथ पढ़ लिया और RC परिपथ पढ़ लिया। ये 5 प्रकार के परिपथ हमने इसके अंदर पढ़ लिए हैं।
अगला जो लास्ट प्रीपथ आपका बचता है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीपथ बचता है आपका, और वो आता है अपना LCR। सबसे इंपॉर्टेंट LCR प्रीपथ अपना, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन डैश डैश लगा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन को शो करेगा ये। तो इस ये हम अपनी अगली जो क्लास होगी उसके अंदर इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लगभग 2 से 3 लेक्चर इसके अंदर अपने होंगे। 2 से 3 लेक्चर के अंदर ये टॉपिक है अपना LCR का पूरा हो जाएगा। ओके, धन्यवाद स्टूडेंट्स। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।